वंदे। तीनों लोकों में जिनके कार्यों की चर्चा होती है, ऐसे आदरणीय स्वामी त्रिभुवनदास जी महाराज सनातन धर्म के लिए हमेशा से काम करने वाले, कभी भी रात दिन हमारे आदरणीय बड़े भाई सनातन जी कभी भी हार को स्वीकार नहीं करते हैं, हमेशा जीत के लिए कार्य करते हैं। आदरणीय भाई अजय गौतम जी हमारे बीच में, एडवोकेट साहिल जी हैं, बड़े ही क्रांतिकारी विचारों के आप लोगों ने सुने। भाई संजय जैन जी, जिस प्रकार से महाभारत में संजय थे, उनके पास एक दिव्य दृष्टि थी, मुझे लगता है कि इनके पास भी एक दिव्य दृष्टि है। और बहुत सारे हमारे साथी आए हुए हैं, आदरणीय सक्सेना जी, आदरणीय गुप्ता जी, आदरणीय डॉक्टर एल शर्मा, आदरणीय सूद साहब, हमारे बीच में आदरणीय रविराज जी हैं, साथ में जो महिला नेतृत्व को संभाल रहे हैं बहन सिमोना जी और डॉक्टर नीता वत्स और सभी लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, नीरज भाई, शरणदीप जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी लोगों के साथ मिलकर के जो हम काम करने जा रहे हैं, आज का ये जो संगोष्ठी है, उसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण थे। एक कारण तो यह था कि जो भाई लोग गौ हत्या बंदी में काम करते, रात दिन मेहनत करते हैं, गाय को रेस्क्यू करते हैं, उन्हें क्या क्या समस्या आ रही है, उनके समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने उनकी समस्याओं को बड़े ही गंभीरता के साथ सुना है और निश्चित तौर से उन्हें हम पूरा आश्वासन देते हैं कि उनकी जो भी समस्याएं हैं, समय के हिसाब से उनकी समस्याओं को निश्चित तौर से हम लोग समाधान करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था जिसकी वजह से आज की संगोष्ठी का आयोजन किया गया, वह यह कि जो आगामी 20 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में जो बड़ा ही आंदोलन होने वाला है, जो हमारे चारों ही शंकराचार्य के मार्गदर्शन में होगा और जिसको आदरणीय गोपाल मिर्च महाराज लीड कर रहे हैं, उन्होंने पीड़ा उठाया है, उस पीड़े को अब आज के बाद ये हमें ये मानना होगा कि हमारा व्यक्तिगत पीड़ा है। प्रत्येक व्यक्ति को यह मानना होगा कि 20 नवंबर को जो एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, वहां पर जो आवाज निकलेगी, वहां से वास्तव में पूरे देश के अंदर गौ हत्या बंदी का कानून बन सकता है और भारत की जो गौ माता है, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने का कानून बनाया जा सकता है। हमने भी कई लोगों से बात की, मैंने विशेष तौर से कई लोगों से संपर्क किया, उनसे कहा कि भी हमें गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाना है। तो लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई आखिर क्यों, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित होने से क्या हो जाएगा। तो 20 नवंबर के जो प्रोटेस्ट को बहुत बड़ा बनाने के लिए आप लोगों के पास कुछ सवालों के जवाब होने चाहिए। हम लोग समाज से कटे हुए हैं और समाज हमसे कटा हुआ है। हिंदू धर्म के होते हुए भी अधिकांश हिंदू लोग गौ माता से कटे हुए हैं। जब हम उनके पास जाएंगे, समाज के लोगों के पास, उन्हें बताएंगे, तो वो सवाल आपसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि उनको जो गौ के बारे में जो भ्रांति फैलाई गई, एक सिस्टमेटिक तरीके के साथ में हमारे समाज से जो गौ को दूर किया गया, जिसे हम कहते हैं कि बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा है जिसका नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उस एजेंडे के तहत गौ माता को हमसे अलग किया गया। जब हम उनके पास जाते हैं तो उनके सवाल, चूंकि उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, वो हमसे सवाल पूछते हैं, तो उन सवालों का उत्तर हमारे पास होना चाहिए। तो पहली बात जब आप पूछेंगे कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने से क्या होगा, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने से यह होगा कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय पक्षी होता है, राष्ट्रीय पक्षी का जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो तिरंगे में लपेट करके फिर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, पुलिस आती है, सलामी देती है। जब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेंगे तो राष्ट्रीय पक्षी से भी ज्यादा सम्मान मिलेगा। गौ माता की अंतिम विदाई होगी, तिरंगे में लिपटा जाएगा और इस प्रकार से सलामी के साथ में उनका अंतिम क्रियाक्रम किया जाएगा। एक फायदा ये। दूसरा, लोग आजकल समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि यार गो इतना उपयोगी नहीं रहा। तो पहली बात, इसको समझने की आवश्यकता है पूरे
समाज को बताना हमें कि गौ के साथ में हमारा भावनात्मक जुड़ाव है, और जिस देश की जनता का किसी इशू के साथ में भावनात्मक जुड़ाव होता है तो निश्चित तौर से सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग उस बात को मानते हैं। ये किसी भी देश की बात हो, क्योंकि हमारे साथ भावना से जुड़ी हुई है, इसलिए हम अगर कह रहे हैं कि गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए, पूरे देश में गौबंदी होनी चाहिए तो होनी चाहिए। तीसरी बात, गौ हमारी सभ्यता और संस्कृति का केंद्र रहा है। तमाम ऋषि मुनियों के यहाँ पर गौ पालन रहा है, तमाम आश्रम में गौ पालन रहा है, तमाम गुरुकुल में प्राचीन समय से अब तक गौ पालन चलता आया है। क्योंकि हमारा सांस्कृतिक और सभ्यतिक संबंध है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर गौ हत्या बंद हो। ये बात आप लोगों को समझाइए। इसके बाद आप लोगों को ये समझाइए कि गौ पालन, गौ माता से हमें दूध मिलता है, और वो दूध जो मिलता है वो केवल गौ माता ही ऐसा, हालांकि हम पशु तो नहीं कहते हैं, लेकिन इस जगत के अंदर यदि हम मानव दूध को कंपेयर करें मेडिकल साइंस के हिसाब से मनुष्य की माता का दूध को कंपेयर किया जाए तो सबसे क्लोजेस्ट जो है वो है गौ माता का दूध। ये साइंटिफिकली प्रूव है। और गौ माता के साथ में एक A2 मिल्क होता है। इस A2 और A1 मिल्क को समझने की आवश्यकता है। देसी गौ माता का जो दूध होता है वो A2 होता है, और जो विदेशी जो गौ माता है, आपकी गौ माता तो क्या कहेंगे, जो विदेशी गाय है उसका जो दूध है, दोनों के अंदर अलग अलग अमीनो एसिड्स होते हैं। उस अमीनो एसिड के फर्क से क्या हो जाता है, उससे ये होता है कि जो A1 का जो दूध है वो कैंसर पैदा करता है, A1 का जो दूध है वो डायबिटीज पैदा करता है, A1 का जो दूध है वो क्रोनिक इन्फेक्शन लेके आता है, A1 का जो दूध है वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन पैदा करता है, जबकि A2 का दूध उसका उल्टा काम करता है, जो कि देसी गौ माता के अंदर मिलता है। इसलिए हमें देसी गौ माता को बचाना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि हमें गोवंश को बचाना है, इसलिए पूरे देश के अंदर गौ हत्या बंदी कानून लागू होना चाहिए। इसके साथ में गौ माता का पेशाब अपने आप में औषधि, गौ माता का गोबर आप खेतों में डालेंगे तो उससे बढ़िया खाद कोई हो नहीं सकता। अभी विदेशों के अंदर एक और सभ्यता ने जन्म लिया है, काऊ कडलिंग। ये एक बहुत बड़ी गंभीर जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। जो भी गौ पालक है उनके ये काम आ सकती है। विदेशों के अंदर काऊ कडलिंग 25 मिनट की काऊ कडलिंग के $100 देने पड़ते हैं। अब ये क्या चीजें समझ लीजिए, गौ माता इतनी पवित्र है कि गौ माता को टच करो, छुओ, उनको जैसे कोई छाती से लगा के रखो 15-20 मिनट, तो आपके शरीर में सकारात्मक परिवर्तन आता है। ये पश्चिम के वैज्ञानिक साबित कर दिया है। आपका बीपी डाउन हो जाता है, आप किसी को मानसिक बीमारी है, डिप्रेशन है, उससे उनको आराम मिलता है। तो काऊ कडलिंग 25 मिनट की काऊ कडलिंग के $100 लगते हैं। उस चीज को हमारे जितनी भी गौशाला है उसके अंदर ये काऊ कडलिंग की अगर शुरुआत की जाए तो जो लोग गौ माता से दूर हो चुके हैं, शहर के लोग, वो भी गौ माता के नजदीक आएंगे, और जो गौशाला है जहां पर हमें आर्थिक रूप से तंगी नजर आ रही है वहां भी इनको कुछ अर्थव्यवस्था का फायदा मिल पाएगा। इन चीजों को बात को ध्यान रखते हुए हमें ये काम करना है। अब बात करते हैं कि जो 20 नवंबर को जो प्रोग्राम होने वाला है उसकी सफलता के लिए हम और क्या करें, क्योंकि वो प्रोग्राम यदि सफल हो गया तो निश्चित तौर से मान के चलिए इस सरकार को मजबूर होकर के, चाहे हमें मजबूर करना पड़े, अच्छे काम के लिए मजबूरी करना पड़े, तो मजबूर होकर के हमारी बात को वो स्वीकार करेगी। और अभी कुछ समय है, 2024 से पहले इस सरकार का कार्यक्रम बाकी है, इसका टर्म बाकी है, तो इनसे हम काम ले सकते हैं। तो उसके लिए 2 चीज सबसे अधिक फायदेमंद रहेगी। एक तो व्यक्तिगत संपर्क। सबसे अच्छा बात है कि प्रत्येक व्यक्ति यहां से ये एक बात लेके जाए कि कम से कम प्रतिदिन 10 लोगों को फोन करेगा व्यक्तिगत तौर से, और मैं आपको से वादा करता हूं कि मैं प्रतिदिन 11 लोगों को फोन करूंगा। दूसरा, यदि संभव हो सके तो कुछ बहुत कम खर्चे में यदि कोई भाई तैयार हो जाए तो पेंट आता है, ब्लैक पेंट, ब्लू पेंट, रेड पेंट। इस ब्लैक, ब्लू, रेड पेंट से जगह जगह अगर लिख दिया जाए, जहां पर कुछ दीवारें पुरानी सी होती है कि भाई 20 नवंबर दिल्ली चलो या 20 नवंबर चलो रामलीला मैदान, तो बहुत ही कम खर्चे के अंदर पूरे दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के अंदर इस बात को फैलाया जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि ये जो आगे जो कार्यक्रम, जो हमारा प्रोटेस्ट होने वाला है, इस प्रोटेस्ट में एक बात और हम लोग गांठ बांध के चले कि वहां पर यदि आवश्यकता पड़ी तो 20 की बजाय 21 भी हो जाए, 22 भी हो जाए, 23 भी हो जाए, कोई बात नहीं, परंतु जब तक समाधान नहीं निकले, इस बार इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर ले जाकर हम काम करें। आप लोगों से ये उम्मीद है। वंदे मातरम। जय हिंद।